ये कहानी मेरे दोस्त की है। यह उसकी आपबीती है और मैं चाहती हूँ कि इसे हर कोई सुने, खासकर वे औरतें जो विधवा हो जाती हैं, जिनके पास बच्चे होते हैं और बाद में किसी और से प्यार कर बैठती हैं। ऐसे में उन बच्चों का क्या भविष्य होता है? क्या एक विधवा जिसके पास बच्चे हैं, उसे दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट करें। क्या पता मेरी ये दर्द भरी कहानी किसी की जिंदगी बचा दे। मेरी आपबीती। मैं एक मामूली सा समोसे बेचने वाला इंसान था। राजेंद्र साहब के बंगले के पास अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाता था। सुबह से शाम तक यही मेरा कारोबार था। लोग आते जाते, बच्चे, औरतें, सब मेरे ग्राहक थे। मगर मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मैंने जब से होश संभाला था, तंगी और गरीबी को ही अपनी तकदीर मान लिया था। मेरी माँ बीमार रहती थी, उनकी दवाइयों के लिए अक्सर मेरे पास पैसे नहीं होते थे। हर दिन मैं यही सोचता कि ज़्यादा से ज़्यादा समोसे बेच सकूं, ताकि घर का खर्चा और माँ की दवाई का इंतज़ाम हो सके। मेरी माँ बड़ी ही नर्म दिल इंसान थीं। वह हमेशा कहती, बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत का सिला देगा। ईमानदारी से जियो और किसी का हक मत मारो। दिन भर की मेहनत के बाद जब मैं शाम को कुछ कमाई लेकर घर लौटता, तो सबसे पहले माँ के लिए दवा खरीदता। अगर कुछ पैसा बच जाता, तो रास्ते में से एक आधा सेब या केला ले लेता। माँ के लिए कुछ ले ही जाता, तो वह मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखती और ढेरों आशीर्वाद देती, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। भगवान तेरी किस्मत में खुशियाँ दे, तुझे इज्जत दे। यही प्रार्थना मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। एक दिन जब मेरी किस्मत बदली, मुझे वो दिन आज भी याद है। सब कुछ वैसा ही था। ताज़ा समोसा तल रहा था, गरम गरम खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। कुछ लोग रुककर खरीद रहे थे, कुछ आगे निकल रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान ज्यादातर तेल में उबलते हुए समोसे पर था। तभी अचानक एक कीमती गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैं चौंक उठा। ये वही गाड़ी थी जो अक्सर राजेंद्र साहब के घर के बाहर खड़ी नजर आती थी। दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। साधारण कपड़े थे, मास्क लगाया हुआ था, बस उसकी आंखें नजर आ रही थीं। पर उन आंखों के अंदर जैसे कोई तूफान छुपा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आई। मैंने जल्दी से हाथ साफ किया और उसकी ओर ध्यान दिया। उसने नरमी से कहा, बेटा, कुछ समोसे दे दो। मैंने झटपट अखबार में समोसे लपेटे और उसके हाथ में दे दिए। वह चुपचाप खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पा रही थी। फिर अचानक उसने एक छोटा सा ब्राउन चमड़े का बैग मेरे ठेले पर रखा और धीरे से बोली, यह मेरे लिए बहुत कीमती है। इसे मेरी अमानत समझकर रख लो, मैं जल्दी आकर ले लूंगी। मैं हैरान रह गया। दीदी, ये सामान तो बहुत कीमती लग रहा है, मैं इसे अपने पास कैसे रखूं? उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बस रख लो, मैं बहुत जल्द वापस लेकर जाऊंगी। उसके शब्दों से साफ लग रहा था कि वह बहुत बेबस थी, जैसे कोई मजबूर इंसान आखिरी सहारे की तलाश में हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बैग उठाया और अपने ठेले के एक कोने में रख दिया। वह जल्दी से पलटी, गाड़ी में बैठी और चली गई। लेकिन वह दिन बीत गया, फिर एक दिन, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन वह वापस नहीं आई। अब मैं रोज उस बैग को देखता और सोचता, शायद वह भूल गई या फिर बिजी हो गई होंगी। वक्त बीतता जा रहा था, मगर बैग का मालिक वापस नहीं आया। एक दिन माँ ने बैग के बारे में पूछा, बेटा, ये कैसा बैग है? मैंने माँ को सारी बात बता दी। वह सुनकर चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, बेटा, यह अमानत है और किसी की अमानत में अपनी नीयत को खराब नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, इसे खोलना नहीं है। मैंने सिर हिलाया, हाँ माँ, मैं कभी नहीं खोलूंगा। पर अंदर ही अंदर सवाल उठ रहे थे, आखिर यह बैग इतना कीमती था, तो वो औरत इसे छोड़कर क्यों चली गई? और अब तक लौटी क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें दौलत भरी हो, या कहीं उसमें कोई राज छुपा हो। लेकिन मैंने माँ की नसीहत पर अपना ध्यान रखा और कभी उस बैग को खोलने की हिम्मत नहीं की। गरीबी और लाचारी मेरी जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही थी।
रोजाना समोसे बेचता, जो कमाई होती उसमें से माँ की दवाई खरीदता, उनके लिए कुछ फल लाता और जो बचता घर के खर्चों में लगा देता। कई बार ऐसा होता कि माँ की दवा के पैसे भी नहीं होते थे, तो मैं खुद को भूखा रखकर उनके लिए दवा लेकर जाता। मेरी माँ मुझे ढेरों आशीर्वाद देती और उनकी प्रार्थनाओं से मैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। लोग मेरी ईमानदारी की कस्में खाने लगे। धीरे धीरे मैंने रेडी से एक छोटा सा होटल खोल लिया। मैं दिन रात मेहनत करता और माँ की दुआएं मेरी कामयाबी की सीढ़ियाँ बन गईं। लेकिन वह अभी भी मेरे पास था। हर रात जब मैं होटल के तिजोरी में उस बैग को देखता तो दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती। ये बैग मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, मगर मैं नहीं जानता था कि यही बैग मेरी किस्मत लिखने वाला है। फिर एक दिन जब मैं होटल से घर लौटा तो मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थीं। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। दिन रात मैं अपनी माँ को याद करता, उनकी बातें, उनकी दुआएं, सब कुछ। मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं शादी करूं। एक दिन मैं होटल में बैठा था जब एक लड़की अंदर आई। वह शायद काफी पैसे वाली लग रही थी। उसने जैसे ही वेटर से खाना ऑर्डर किया तो वेटर से थोड़ी सी गलती हो गई। खाना परोसते समय सब्जियां उसके बैग पर गिर गईं। बस फिर क्या था, वो लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, इस होटल का मालिक कौन है? मुझे उससे मिलना है। कैसे लोगों को काम पर रखा हुआ है? मैं तुरंत अपने केबिन से भागता हुआ आया और उस लड़की से माफ़ी मांगी। मैम, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है तो मैं उसका भुगतान करूंगा। उसने गुस्से में कहा, इस बैग में मेरा 60,000 का लैपटॉप है। मुझे एक पॉइंट चाहिए जहां मैं इसे चेक कर सकूं कि यह ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मैंने कहा, आप मेरे केबिन में चलिए, वहां आप अपना लैपटॉप चेक कर सकती हैं। और हाँ, आपके नुकसान के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। उस लड़की का नाम रचना था और वह बहुत खूबसूरत थी। एक ही नज़र में मैं अपना दिल खो बैठा। जब वह मेरे केबिन में आई और लैपटॉप ऑन किया तो वह बिल्कुल सही से काम कर रहा था। लेकिन वह लड़की मुझे बार बार देख रही थी और मैं भी उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। शायद वह भी मुझे पसंद करने लगी थी। जाते जाते उसने मुझे सॉरी कहा और फिर अपना मोबाइल नंबर दिया। इसके बाद वह रोज मेरे होटल में आने लगी। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं और फिर एक दिन उसने खुद ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। कुछ ही महीनों में हमने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं अपनी माँ को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन 5 साल पहले उन्होंने एक आदमी से शादी कर ली और मेरे बाप की जगह उस आदमी को दे दिया जिसे मैं कतई पसंद नहीं करती। मेरे पास मेरे बाप दादा की बहुत जमीन थी। मेरी माँ के नाम भी कुछ जमीन थी, मगर जब मैं सिर्फ 11 साल की थी तो उसने प्यार में पड़कर वो जमीन एक आदमी के नाम कर दी। जब मैं 14 साल की हुई तो मेरी माँ ने उसी आदमी से शादी कर ली। वही आदमी जिसने पहले भी 2 विधवा औरतों को अपने जाल में फंसाया था। क्या यह इत्तेफाक था? नहीं, वो हर बार ऐसा ही करता था। विधवा औरतों को अपने प्यार में उलझाकर उनकी दौलत हड़प लेता था और फिर अय्याशी करता था। मुझे ये सब देखकर घिन आती थी। ना मेरी माँ अच्छी लगती थी, ना वो आदमी। इसी वजह से मैंने अपनी माँ पर भी केस किया हुआ था। मैं अपने दादा दादी के साथ रहने लगी। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं एक वकील हूँ। पर मेरी जिंदगी सिर्फ कड़वी यादों तक सीमित नहीं थी। मेरी पत्नी रचना, हाँ वही रचना जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया था, वो मेरे नाम की तरह ही खूबसूरत थी, स्नेह से भरी हुई। मुझे चाहती थी बेइंतहा, और मैं भी उसे बहुत प्यार करता था। मैंने रचना को अपने अतीत के उस बैग के बारे में भी बता दिया था और उसकी सोच भी वही थी जो मेरी माँ की थी, किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। रचना मेरे लिए सब कुछ थी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। उसकी हंसी मेरी दुनिया थी, उसकी बातें मेरे हौसले की वजह। उसके साथ मैंने जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया।
मैंने अपने दम पर कई होटल खड़े किए, अपना बिजनेस संभाला और मेहनत से इज्जत कमाई। लेकिन जिंदगी के अजीब रंग होते हैं। कभी कभी यह हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां बीते हुए कल के भूत हमारे सामने आ खड़े होते हैं। एक दिन, बरसों बाद, जब मैं अपने एक होटल के काम से शहर जा रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन मेरी नज़र एक ऐसे चेहरे पर पड़ेगी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। एक आम सा दिन था, मगर किस्मत ने उसे एक खौफनाक दिन बना दिया। मैं शहर के बीचों बीच अपनी गाड़ी में बैठा था, सिग्नल पर रुका हुआ। सड़क पर गाड़ियों का शोर, दुकानदारों की आवाजें, हर तरफ हलचल, लेकिन मैं आज खुश था। सफलता मेरी मुट्ठी में थी। रचना मेरी जिंदगी में थी। मैंने मेहनत से सब कमाया था। मगर उसी पल, जब सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, मेरी नज़र सड़क के किनारे बैठी एक औरत पर पड़ी और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। पुराने, फटे कपड़े, धूल से भरे बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर वही आंखें, हाँ, वही आंखें। मैंने उन्हें बरसों पहले भी देखा था, अपने रेडी के पास खड़ा। ये राजेंद्र साहब की मैडम थी। मैं सांस लेना ही भूल गया। ये वही औरत थी जो कभी महंगे कपड़ों, कीमती जेवर और खुशबू में नहाई रहती थी, जिसके माथे पर कभी परेशानी की एक बूंद तक नहीं आती थी। और आज वही औरत नंगे पैर, मैली चादर में लिपटी, सड़कों पर बैठी थी। उसकी नजरें बेमकसद आते जाते लोगों पर पड़ रही थीं, जैसे वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं उसे देखकर सुन्न हो गया था, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई भयानक सपना चल रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? ये औरत यहाँ, इस हाल में क्यों बैठी थी? राजेंद्र साहब ने उसके साथ क्या किया था? वह सच में जिंदा थी या फिर एक सांस लेती लाश थी? मेरी आंखों के सामने वह पल घूम गया जब सालों पहले उसने वह ब्राउन बैग मेरे हवाले किया था और कहा था, ये बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। मगर वो कभी वापस नहीं आई। और आज, जब वो वापस मिली, तो इस हालत में थी। अचानक मुझे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। मेरे कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगीं। यह आसपास के लोगों की बातें नहीं थीं। ये तो उसी औरत की चीख थी। तुम वही आदमी हो जो राजेंद्र साहब के बंगले के बाहर समोसे तलते थे। मैंने धीरे से कहा, हाँ माँ, मैं वही आदमी हूँ। आपका बैग अब तक मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित पड़ा हुआ है। वह कांपते हाथों से मेरे सिर को छूने लगी और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब उस राक्षस राजेंद्र को कोई नहीं बचा सकता। वह मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी, बेटा, तुम उस बैग को लाकर मुझे दोगे ना? मैंने उसे प्यार से संभालते हुए कहा, माँ, पहले आप मेरे घर चलिए। नहीं, घर नहीं, पहले अस्पताल चलिए। पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपका बैग कहीं नहीं गया, मेरे पास वैसे का वैसे ही रखा है। वो मुझे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। तुम इंसान नहीं, भगवान हो, बेटा। अब उस राजेंद्र का अंत हो चुका है। उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं उसे लेकर सीधे अस्पताल गया, जहां डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। तभी अचानक मेरा फोन बजा। रचना थी। रोहन, तुम कहाँ हो? कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। रचना बहुत परेशान थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए लेट हो गया। रचना गुस्से में बोली, अपना लोकेशन सेंड करो, मैं वहीं आ रही हूँ। आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि तुमने एक कॉल तक नहीं किया? मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, ऐसी कोई बात नहीं, तुम घर में आराम करो, मैं आ जाऊंगा। अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन रचना गुस्से से तिलमिला उठी, रोहन, अभी के अभी अपना लोकेशन सेंड करो, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। आखिरकार मुझे रचना को अपना लोकेशन सेंड करना पड़ा। जब रचना हॉस्पिटल में पहुंची तो वह बहुत घबरा रही थी, उसे लगा कि मुझे कुछ हो गया है। वो मुझे घंटों पकड़कर रोती रही। मैंने उसे कहा, रचना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने आंटी को रचना से मिलवाया, जिसकी कहानी मैं पहले ही उसे सुना चुका था।
आंटी को देखकर रचना परेशान हो गई, उससे रहा नहीं गया। रचना तो पहले ही वकील थी, अनगिनत क्राइम केस जीत चुकी थी। जब आंटी की हालत देखी तो उसने जिद पकड़ ली, आंटी बताइए, आप तो बहुत अमीर आदमी की पत्नी थी, फिर इस हालत में कैसे पहुंची? आंटी ने जब अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस बैग में ये सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा उस बैग को खोलकर तो देख लेते। हमने जैसे ही बैग खोला तो हमारी सांसें अटक गईं। उसमें खून से भरा हुआ एक कपड़ा था, जमीनों के दस्तावेज थे और वे सबूत थे जो राजेंद्र को फांसी तक ले जा सकते थे। आंटी की आंखों में पुरानी यादों का दर्द उभर आया। उन्होंने कहना शुरू किया, आज से 26 साल पहले मैंने राजेंद्र से शादी की थी, मगर मैं पहले से विधवा थी। मैं एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। माँ बाप की मौत के बाद मेरी दुनिया मेरे पति और बेटे में सिमट गई थी। मेरा पति एक ईमानदार और शरीफ इंसान था जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई और मैं अपने नन्हे बेटे के साथ अकेली रह गई। मेरे पति ने अपनी सारी दौलत मेरे बेटे के नाम कर दी थी और मैं उसकी अकेली हकदार थी जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। यही वो वक्त था जब राजेंद्र मेरी जिंदगी में आया। उसने मेरी तन्हाई का फायदा उठाया, मेरे गम में सहारा देने का नाटक किया। मगर उसका मकसद मोहब्बत नहीं था, उसका मकसद मेरी दौलत थी। पहले तो सब कुछ ठीक लगा, वो मेरा ख्याल रखता था, मेरे दुख सुख में साथ देता था। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम है, तो वो बदल गया। उसकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार था वो खत्म हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ लालच था, गुस्सा था और एक भयानक साजिश थी। पहले दिन से ही उसे मेरा बेटा पसंद नहीं था, मगर मैंने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं गलत थी। जिस रात मेरी दुनिया उजड़ी, मैं अपने बेटे को बाहों में लेकर सो रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला, राजेंद्र अंदर आया। उसकी आंखों में न कोई रहम था, न कोई हिचकिचाहट। उसने ठंडी आवाज में कहा, ये बच्चा जिंदा रहेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा कलेजा दहल गया। राजेंद्र, तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने चीखकर कहा, लेकिन उसने एक पल भी नहीं लगाया, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरी आंखों के सामने मेरे लाल को मार डाला। फिर उसने मेरी दौलत छीन ली और मुझे भी मारने की कोशिश की, मगर मैं किसी तरह उस बंगले से भागने में कामयाब हो गई और जो सबूत थे वो तुम्हारे हवाले कर दिए और मैं अपनी जान बचाती हुई वहां से भाग आई। सबूत तो था, लेकिन कहाँ? मुझे होश नहीं था, क्योंकि मैं अपने बेटे के गम में इस तरह अंधी हो गई थी। और भगवान ने आज तुम दोनों को मेरे पास भेज दिया है। आंटी की कहानी सुनकर हम दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रचना को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी माँ हो, लेकिन रचना की माँ तो जिंदा थी। फिर भी उसकी कहानी बिल्कुल रचना की माँ की तरह लग रही थी। रचना ने आंटी का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, पहले आप ठीक हो जाओ, फिर हम घर चलकर बात करेंगे। मैं अपनी पत्नी रचना और आंटी को लेकर घर आया। जब हमने वह बैग निकाला तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजेंद्र को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब ये सच्चाई रचना की माँ को कैसे बताई जाती, क्योंकि रचना की माँ भी राजेंद्र के साथ रहती थी। तीनों पूरी रात सोचते रहे, आखिर यह खबर रचना की माँ को कैसे पहुँचाई जाए। रचना की माँ अब रचना से बहुत नाराज थी, क्योंकि रचना ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया था, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इसकी वजह से रचना की दौलत बच गई थी, लेकिन उसकी माँ के नाम जो दौलत थी उस पर अब राजेंद्र राज कर रहा था। वो बहुत ताकतवर बन चुका था। उसने कई अमीर विधवाओं को अपने जाल में फंसाया और उनकी दौलत हड़प कर अमीर बन गया। और जीती जागती सबूत इस वक्त रचना की माँ थी। लेकिन क्या वह राजेंद्र के खिलाफ जा सकती थी? नहीं, क्योंकि वह उससे अंधा प्यार करने लगी थी। लेकिन राजेंद्र को सलाखों के पीछे तो भेजना ही था।
तीनों ने रात भर बैठकर एक प्लान बनाया। रचना और आंटी को राजेंद्र आसानी से पहचान सकता था, लेकिन 15 साल बाद शायद रोहन को नहीं। रोहन इस वक्त काफी अमीर हो चुका था। उसके कई होटल थे। अब रोहन नौकरी की तलाश में राजेंद्र के बंगले तक पहुंचा। राजेंद्र को एक ड्राइवर की जरूरत थी और रोहन उसका ड्राइवर बन गया। 10 दिन ही हुए थे नौकरी करते हुए कि उसकी नज़र रचना की मां पर पड़ी। आज उसे रचना की मां को मार्केट लेकर जाना था। यही मौका था। रोहन को आज रचना और आंटी के सामने रचना की मां को लाना ही था। उसे सारी हकीकत बतानी ही थी। तो रचना की मां को मार्केट ले जाने की बजाय वह सीधा अपने घर लेकर चला आया। रचना को देखकर उसकी मां घबरा गई, क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिले कई साल हो गए थे। रचना ने अपनी शादी के बारे में भी कभी कुछ नहीं बताया था। जब सारी हकीकत सामने आई तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। लेकिन उसने अपनी बेटी का साथ देने की कसम खा ली। अब वे तीनों जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे राजेंद्र को शक हो जाए। रचना की मां दोबारा राजेंद्र के साथ रहने लगी और उसने उससे प्रॉपर्टी की मांग कर दी। ये सुनते ही राजेंद्र आग बबूला हो गया और उसने उस पर हाथ उठा दिया। लेकिन इस बार रचना की मां चुप नहीं रही। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और अपने ऊपर हुए अत्याचार की शिकायत दर्ज कराई। राजेंद्र ने पुलिस को खरीदने की कोशिश की, लेकिन तभी रोहन सामने आया और गवाही दी, मैंने खुद देखा है इन्हें मैडम पर हाथ उठाते हुए। और यह पहली बार नहीं था। राजेंद्र की 3-4 पत्नियां पहले भी थीं और वे सब की सब गायब थीं। पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन राजेंद्र कोई कमजोर आदमी नहीं था। वह बड़े से बड़ा वकील कर सकता था और तुरंत बाहर आ सकता था, लेकिन उसे रचना की ताकत का अंदाजा नहीं था। रचना खुद एक बेहतरीन वकील थी। उसने सारे सबूत और गवाह जुटा लिए। तारीख पर तारीख पड़ती गई और केस मजबूत होता गया। हर सुनवाई में राजेंद्र के झूठ उजागर होते गए। रूपल की मां ने भी राजेंद्र पर कई आरोप लगाए और सारे आरोप सच साबित हुए। फिर खुलासा हुआ कि उसने एक मासूम बच्चे की हत्या की थी और 3 विधवा औरतों की दौलत हड़प ली थी। उस पर धारा 420 का केस भी दर्ज हुआ। इन संगीन आरोपों के चलते अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन अभी तक फांसी नहीं हुई है। केस अब भी कोर्ट में चल रहा है। जालिम चाहे जितना भी जुल्म कर ले, एक दिन उसे अपने कर्मों की सजा मिल ही जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। मिलते हैं एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।